भी पाकिस्तान ईरान के समर्थन में कोई प्रवचन नहीं दे पाया, समर्थन में कोई वादा नहीं कर पाया। रीजन, क्योंकि ट्रंप ने इन्हें बढ़िया से दबा कर रखा था। यह मैंने आपको पहले भी कहा था कि असल में अमेरिका ने बड़ा स्ट्रेटेजिकली पाकिस्तान का इस्तेमाल किया है। उन्हें पता था कि इस पूरे मुस्लिम वर्ल्ड में इकलौता न्यूक्लियर कैपेबल स्टेट यही है और कुछ नहीं। अगर ये केवल न्यूसेंस पैदा करने के लिए उत्पन्न हो जाए, खड़ा हो जाए कि भाई मैं साथ खड़ा हूं इस देश के, अगर इस पर एक भी हमला हुआ तो मैं न्यूक्लियर बॉम्ब चलाऊंगा, अगर इस तरह का एक बार भी बयानबाजी दे दिया जाए तो हो सकता है अमेरिका पीछे हटे, हो सकता है इजराइल हमला करने से रुके, लेकिन ये ईरान के खिलाफ बयान ना दे पाए। इसीलिए सऊदी और इनके बीच का डिफेंस पैक्ट इनके लिए एक मुसीबत बना। यहां पर ये ईरान के समर्थन में बयान नहीं दे पा रहे, कारण बहुत सारे निकल कर आए कि अगर बयान दे दिया उसके समर्थन में तो फिर डिफेंस पैक्ट जो है वो अपने आप में गले की हड्डी बन जाएगा। अमेरिका ने बड़ा स्ट्रेटेजिकली इनको दबा के इनका इस्तेमाल कर लिया। कुल मिलाकर के पाकिस्तान के द्वारा किए गए प्रयासों को ट्रंप रीट्वीट करके दुनिया के सामने दिखाते जरूर रहे, लेकिन पाकिस्तान अपनी लोकेशन की वजह से जरूर एक बार चर्चा में रहा हो, लेकिन ट्रंप ने इनका भरपूर दोहन किया जैसा वो अब तक करते आए हैं। और ट्रंप ने इस बात को भी खुलेआम, कल जब मैंने आपको इसी सेशन पर, इसी चैनल पर एक सेशन में बताया था कि ट्रंप कहते हैं कि वो उन लोगों के साथ पसंद करते हैं, उन लोगों के साथ रहना पसंद करते हैं जो लूजर हैं, उन्हें सक्सेसफुल लोगों से नफरत है। तो ये बात समझने में ज्यादा दिक्कत भी नहीं आई। कल हमने डिटेल में उनके इस बयान का विश्लेषण किया था कि ट्रंप का अपना मानना है कि लूजर्स के साथ रहो तो उनकी बातें, वो आपकी बातें सुनते हैं और वो सही से सुनते हैं। और ये बात सच भी है। ट्रंप जब भी भाषण देते हैं कि मैंने 8 युद्ध रुकवा दिए, इतने मिलियन लोगों की जान बचा ली, तो असल में जो हारने वाला देश था दैट इज पाकिस्तान। ऑपरेशन सिंदूर में जिसका बहुत नुकसान हुआ, अगर पाकिस्तान अमेरिका के साथ बैठा और ट्रंप अपनी शेखी भगा रहे हैं तो ये बिल्कुल जी जहां पनाह ही कहेंगे, ये कुछ कह नहीं पाएंगे। और हुआ भी यही। पाकिस्तान ने अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के लिए नोबेल पीस पुरस्कार तक की मांग कर ली थी, जो दुनिया ने देखा। ये खुद इनके सामने बोलने लगे थे कि ट्रंप ये तो आप थे जिसने इतने लोगों की जान बचा ली। तो स्वाभाविक है कि ट्रंप का जो कहना है और उनका जो करना है वो बिल्कुल सही जगह जा रहा है, उसमें हमें कोई अतिशयोक्ति अलंकार नहीं है। लेकिन भारत का एक बयान इस पूरी मीटिंग के दौरान जब विदेश मंत्री से पूछा गया कि साहब पाकिस्तान कुछ ऐसा करने की बातें कर रहा है, इस पर विदेश मंत्रालय की तरफ से, विदेश मंत्री की तरफ से कहा कि नॉट ए दलाल नेशन लाइक पाकिस्तान। इन्होंने भारत के बारे में कहा कि हम लोग कोई दलाल नहीं है पाकिस्तान की तरह। जब यह बात निकल कर आई तो इसका मतलब यह हुआ कि इसका मतलब वो ट्रेडिशनल दलाल है। आज की बात नहीं है कि वो आज नया नया निकला है, इसका कुछ इतिहास है। तो आइए आज मैं आपको उसका इतिहास भी बताता हूं। असल में साथियों, अगर आप लोकेशन देखें तो भारत की खुद की लोकेशन दुनिया में बड़ी स्ट्रेटेजिकल है। भारत पूरी तरह से इंडियन ओशन के अंदर एक पावर सेंटर है। और जब भारत और पाकिस्तान एक हुआ करते थे तब यह समझ में आ सकता है आपको कि ये मतलब पश्चिम देश, ये देश जो हैं, वेस्ट एशिया के जो देश हैं, सॉरी यूरोप के जो देश हैं, पश्चिम के जो देश हैं, उनके लिए कितना मायने रखता होगा। ऐसे समझिए, शीत युद्ध के बाद से यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन शुरुआत में जो रहा, इवन मैं ये कहूंगा कि वर्ल्ड वॉर टू के बाद से, शीत युद्ध का बाद का बात अलग करेंगे, दो अलग अलग फेज लेते हैं। वर्ल्ड वॉर टू के बाद से अगर अमेरिका का दुश्मन नंबर 1 अगर कोई रहा तो वो था सोवियत रूस। साथियों, सोवियत रूस 1991 में 15 देशों में टूट गया था। वो 15 देश थे ये वाले, देखो इधर यहां पर आपको दिखाई दे रहा है, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान। ये जो मिडिल ईस्ट या मिडिल एशिया के जो देश हैं, सेंट्रल एशिया के जो देश हैं, ये सारे देश कभी सोवियत रूस का हिस्सा हुआ करते थे। अर्थात 91 तक सोवियत रूस बिल्कुल पाकिस्तान तक आया हुआ था। मतलब अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच में हल्का सा अगर एरिया हटा दिया जाए तो पाकिस्तान जो है ना वो बिल्कुल सोवियत रूस के किनारे पर अड़कर बैठा था। ठीक इसी प्रकार से 1991 के बाद से दूसरा पावर सेंटर जो बना, क्योंकि शीत युद्ध खत्म हुआ, कोल्ड वॉर 1991 में खत्म हुआ, उसके बाद दुनिया का दूसरा पावर हाउस बनकर के आया चाइना। चाइना की भी जो लोकेशन है वो बिल्कुल पाकिस्तान से एडजॉइनिंग है। आज पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जो है वो पाकिस्तान के साथ साथ चाइना का बॉर्डर बनाता है। ऐसे में सी पैक का यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का इन दोनों के साथ होकर गुजरना यह दर्शाता है कि पाकिस्तान पहले सोवियत रूस के मामले में काम का रहा और बाद में चाइना के रूप में काम का रहा। ऐसी स्थिति में पाकिस्तान हमेशा से अमेरिका के लिए बेहद पसंदीदा जगह रही। यही कारण है कि कहा जाता है कि अमेरिका ने कुछ गुप्त रूप से न्यूक्लियर बॉम्ब
पाकिस्तान में भी छुपाकर खुद के रखे हुए हैं। अब इसमें कितना सच है कितना नहीं पता, लेकिन यह कहा जाता है, कॉन्स्पिरेसीज हैं। खैर, फिलहाल के लिए अगर हम पाकिस्तान की लोकेशन समझ गए हों तो अब यह क्लियर होता है कि इस पूरे वेस्ट एशिया में जो भी माहौल बना हुआ है उसका डिस्कशन पॉइंट भी पाकिस्तान में ही रखा जा सकता है। कारण है क्योंकि इसके अलावा एक देश और हुआ करता था, कतर, लेकिन उसके पर कतर दिए गए ईरान के द्वारा। उसने इतने यहां पर छेद किए कि अब ईरान खुद यह मानता है कि कतर अब कई दिनों तक वापस उठ खड़ा नहीं होगा। इसकी रिफाइनरी हो, एलएनजी रिफाइनरी हो, एलपीजी हो, सब पर इसने बहुत नुकसान पहुंचा दिया। खैर, तो कुल मिलाकर पाकिस्तान का एक इतिहास रहा है। मैं आपको एक बार इतिहास के झरोके में ले चलता हूं। कहते हैं कि 1971 में, आपको यह तो याद होगा, पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था बांग्लादेश। पूर्वी पाकिस्तान जो है ना, बांग्लादेश जो है ना, पहले पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था। ये दोनों हिस्से पाकिस्तान के थे। उस समय 1971 से पहले इस वाले पाकिस्तान यानी पश्चिमी पाकिस्तान के द्वारा पूर्वी पाकिस्तान में बड़ी यातनाएं दी जाती थी। उन यातनाओं के खिलाफ ये नहीं बोलेंगे। कौन नहीं बोलेंगे? अमेरिकी लोग नहीं बोलेंगे। अमेरिका उन यातनाओं पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देगा। ये एक डील हुई। डील थी कि अमेरिका पाकिस्तान के द्वारा पूर्वी पाकिस्तान में जो लोगों के साथ बर्ताव किया जा रहा है उस पर कोई बयान नहीं देगा। उस समय अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने कमिटमेंट दे दिया। पर बदले में क्या मांगा? बदले में मांगा कि तुम चाइना से हमारी बातचीत करवाओगे। अच्छा, उस समय माओ का शासन हुआ करता था चाइना में, माओ जेडोंग, जो कि चाइना के अंदर माओवाद के प्रचारक रहे, जिसके चलते माओवाद दुनिया भर के अंदर चर्चा में आया। चाइना के अंदर नीति निर्माताओं में जिसकी विचारधाराओं को सबसे ज्यादा क्रांतिकारी या फिर अस्थिरतावादी माना जाता है, उनमें माओ का नाम आता है। कहते हैं कि चाइना के साथ अमेरिका के रिश्ते सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से बेहद खराब थे। थोड़ा सा इस दिशा में भी मैं आपको ले चलता हूं। ये जो चाइना है ना, इसके सामने का जो ये आइलैंड है जिसका नाम है ताइवान, असल में चाइना है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना और ताइवान है रिपब्लिक ऑफ चाइना। चाइना के बहुत सारे लोग जो कि माओ के खिलाफ थे या फिर चाइना की वर्तमान सरकार के खिलाफ थे, क्विन डायनेस्टी के, वो लोग निकल करके ताइवान में आकर सेटल हो गए थे। ताइवान को उन्होंने रिपब्लिक ऑफ चाइना नाम दिया था। इसमें दोनों ही देश चाइना शब्द यूज कर रहे थे, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना और रिपब्लिक ऑफ चाइना। चाइना में से किसको चाइना माना जाए, यह अमेरिका ने डिसाइड किया सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ताइवान को मानने का, कि हम ताइवान को चाइना मानेंगे, इसको हम कुछ मानेंगे ही नहीं। जबकि इतना बड़ा एरिया, इतना सारा जनसंख्या का केंद्र, इतनी सारी सामरिक रूप से सक्षम देश, इसको अमेरिका ने इग्नोर कर दिया कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद हम तुम्हें इज्जत नहीं देंगे, चलो कोई बात नहीं, हम ताइवान से रिश्ता रखेंगे। लेकिन चाइना धीरे धीरे तेजी से ऊपर उठता आ रहा था। अमेरिका को यह समझ में आ चुका था कि ताइवान की जगह हमें चाइना के साथ मित्रता करनी ही होगी। इसके लिए पाकिस्तान को दलाल के रूप में चुना गया। इससे कहा गया कि तुझे दलाली करनी होगी हमारे किसिंगर नाम के जो एनएसए हैं। आपको याद होगा, अक्सर हम किसिंगर का बयान कोट करते हैं जिसमें वो कहते हैं कि अमेरिका का कोई परमानेंट दोस्त नहीं, परमानेंट शत्रु नहीं, होते हैं तो अमेरिका के केवल स्वार्थ। वो ओपनली इस बात को बोलते हैं। ऐसे में अमेरिका ने पाकिस्तान का इस्तेमाल किया। किसिंगर यहां पर आए, उन्हें यहां से एक फ्लाइट में बिठा करके चाइना ले जाया गया। चाइना जाकर के उन्होंने माओ की टीम से, उनके जो क्विन थे, उनसे बात की और यहां पर बात करके तय किया कि 1971 के अंदर रिचर्ड निक्सन चाइना की यात्रा पर जा सकते हैं। उस 71-72 के दौर में ही पाकिस्तान और भारत झगड़ रहे थे। उसी दौर में ही बांग्लादेश का निर्माण हो रहा था। उसी समय पर रिचर्ड निक्सन ने इंदिरा गांधी जी के साथ गलत बर्ताव किया था, मतलब काफी सारी भद्दी टिप्पणी की थी और वो पाकिस्तान के साथ आकर खड़े हो गए थे। रिचर्ड निक्सन को एज इट इज कॉपी कर रहे हैं ट्रंप, ऐसा लगता है, क्योंकि ट्रंप भी मैडमैन है बिल्कुल निक्सन की तरह, और यहां पर पाकिस्तान को फिर से इस्तेमाल कर रहे हैं ट्रंप, जैसे निक्सन ने किया था। पाकिस्तान को फेवर दिया गया। पाकिस्तान की तरफ से यह कहा गया कि अगर तुमने यहां पर, हम इंटरनेशनली तुम्हें कंडेम नहीं करेंगे और तुम्हारा भारत के साथ युद्ध होगा तो तुम्हारा साथ देंगे। इन दो संतुष्टियों के साथ इन्हें यहां से बातचीत के लिए भेजा गया। पाकिस्तान दलाल बना। चाइना के साथ बातचीत हुई। 20-30 साल से बंद पड़ी बातचीत, मतलब 45 के बाद से बंद पड़ी बातचीत समझो कि चाइना से पाकिस्तान की दलाली के कारण शुरू हुई। अमेरिकी राष्ट्रपति माओ जेडोंग से मिलने जाते हैं। एक ऐतिहासिक तस्वीर बाहर निकल कर आती है, दोनों की हाथ मिलाते हुए। यह तस्वीर का जो केंद्र था वो असल में यही था कि इस पूरी कहानी के रचनाकार ये रहे माओ और ये रहे रिचर्ड निक्सन। इनकी जो मुलाकात है असल में ये पूरी तरह से फरवरी 1972 में करवाई गई थी। इसे हैंडशेक इवेंट कहा गया। यह पाकिस्तान की ही दलाली से करवाई गई थी। उसने अपने ही लोगों को बेच दिया था। पूर्वी पाकिस्तान जिसे आज बांग्लादेश कहते हैं, उसे उसकी कीमत पर उन्होंने इन दोनों को मिलाया था। बदले में यह कहा था कि आप भारत से जब हमारा युद्ध हो तो साथ दे देना। ठीक है साहब। तो पहली दलाली, तो हमारा इतिहास है इसकी दलाली का, तो वो हमने आपको बता दिया। रिचर्ड निक्सन यही था कारण कि वो पाकिस्तान के साथ आते हुए दिखाई दिए थे। क्लियर हुआ? इसके ऊपर बकायदा 1972 की रिचर्ड निक्सन की यात्रा, इसके ऊपर एक विकिपीडिया पेज बना है और जाकर के आप इसे डिटेल में पढ़ सकते हैं। बदले में चाइना को पाकिस्तान ने कहा
अमेरिका ने कहा कि वो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना और रिपब्लिक ऑफ चाइना में जो चाइना शब्द है ये अब पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को दे देगा, यानी कि ताइवान को ताइवान कहा गया और उसे चाइना शब्द दे दिया गया। अमेरिका ने सिंगल चाइना को पहचान दी, जिसे वन चाइना पॉलिसी कहते हैं, यानी कि ताइवान अब चाइना वर्ड यूज नहीं कर सकता। यह अमेरिका के द्वारा इनको दिया गया कमिटमेंट था। इस तरह से अमेरिका चाइना के साथ रिलेशनशिप में आगे बढ़ा ताकि यहां के बाजार में एंट्री कर सके और अमेरिका चाइना के रिश्ते बहाल हो सके। ठीक है साहब, ये काफी लंबा मैंने डिटेल में ज्यादा बता दिया आपको, इसका इतिहास मैंने खोल के रख दिया। चलिए, इसके बाद में और भी ऐसी घटनाएं घटी। उसके बाद में अफगानिस्तान का जब मामला रहा, तो जब अफगानिस्तान के अंदर 1979 के अंदर सोवियत सेना को भगाना था, उस समय पर भी अमेरिका ने पाकिस्तान की मदद ली थी, मुजाहिदीनों को ट्रेनिंग दी थी। अफगानिस्तान में तालिबानी लड़ाकों को पाकिस्तान की मदद से ही ट्रेनिंग दी गई थी। यह भी एक लंबा चौड़ा इतिहास रहा है, इस पर हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। अफगानिस्तान के साथ जब जब मध्यस्थता की बात आई तो पाकिस्तान ने हमेशा मध्यस्थ की भूमिका निभाते हुए पाकिस्तान अमेरिका के लिए एक ऐसा बेस रहा, नूर खान बेस आपने चर्चा भी सुनी है, जहां से दुनिया भर के देशों के साथ नेगोशिएशन और बातचीत की जा सकती रही होगी। ठीक है साहब, ये तमाम चीजें चलती रही। तो पाकिस्तान का इतिहास लंबा चौड़ा है, जब जब वो हमेशा इस तरह की बातचीत में आगे आया। इवन सऊदी और ईरान के बीच में बातचीत के लिए भी अमेरिका के कहने पर 2016 में नवाज शरीफ के टाइम पर बातचीत करवाई गई। ये तमाम ऐतिहासिक घटनाएं हैं जिसके बदले पाकिस्तान पहले पैसे लेता है और फिर इन लोगों के बीच की बातचीत का आयोजन कराता है। पाकिस्तान भविष्य में भी इन लोगों की बातचीत करवाएगा, ऐसा माना जाता है। अमेरिका की तरफ से इसे रखा ही इस तरह से गया है कि तुम सुनो, यहां पर हमारे छोड़े हुए एक प्यादे हो, वहां जाकर दुनिया के बीच में बातचीत कराओ। एनीवे, जो भी है, डिप्लोमेटिक टाइज है जो यहां पर चलती हुई दिखाई दे रही है। कारण खोजे गए कि इन दिनों पाकिस्तान क्यों इतना ज्यादा बिछा पड़ा है अमेरिका के सामने, तरीके ढूंढे गए तो पता चला कि क्रिप्टो के नाम पर आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ को पूरी तरह से ट्रंप प्रशासन ने खरीद लिया है। क्रिप्टो में पहले इन्वेस्ट कराया, फिर क्रिप्टो डूब गया, ये सारे के सारे लोग नफे पड़े हैं उसी के अंदर, जिस पर हमने डिटेल में पहले भी सेशन किया हुआ है, तो मैं और ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। अक्सर जब भी पाकिस्तान कुछ कर देता है तो इसे कर्ज की कुछ रसीदें दे दी जाती हैं। फिलहाल के लिए यही हुआ है। आईएमएफ ने पाकिस्तान को $1.2 बिलियन का फिर से कर्ज दे दिया है कि जाओ जियो, मस्त रहो, टुकड़ों पर पलो और मस्त रहो। ईरान क्या बोला, ये अपडेट जो है ना फंड देने वाला 2 दिन पहले का ही है, तो बदले पाकिस्तान उतना ही करता है साहब, इतने पैसे में इतना ही होगा साहब, तो ये वो वाली स्थिति है। खैर, अब बात करते हैं ईरान इस बात पर क्या बोला। तो देखिए, आज की ही आपका सेशन करा था उससे 2 घंटे पहले की जानकारी है। यहां पर ईरान की तरफ से बयान आया कि पाकिस्तान का जो फोरम है ना जिस पर ये लोग बातचीत कर रहे हैं वो उनका अपना है। वी डिडंट पार्टिसिपेट, हमने कोई पार्टिसिपेशन नहीं किया। हम अपनी तरफ से कह सकते हैं कि रीजनल कॉल टू एंड वॉर आर वेलकम, हमारे पास क्षेत्रीय लोगों के कॉल आते हैं, उनका स्वागत है। बट रिमेंबर हु स्टार्टेड इट, ये याद रखिएगा कि शुरू कौन किया था। बस ईरान अपने स्टैंड पर कायम है कि तुम लोगों को लगता है बातचीत करनी है, करो। रही बात ट्रंप के खर्ग आइलैंड पर कब्जा करने की, तो हमारी तरफ से संदेश सुन लो, हम खर्ग पर अगर आने की सोचते भी हो तो हम सबको उड़ा डालेंगे। ये बात ईरान के सोशल मीडिया पर लगातार डाली जा रही है। क्या ईरान ये बातें फर्जी करता है? नहीं, ईरान ने इनको नुकसान भी बहुत पहुंचाया है। कई जगह जहां जहां इनके बेसिस हैं अमेरिका के, वहां पर अभी ताजा जो घटना घटी है वो अवाक सिस्टम के साथ घटी है। साथियों, ये जो आप हवाई जहाज उड़ता देख रहे हैं, ये अमेरिका का एक ऐसा हवाई जहाज है जो हवा में रडार का काम करता है। रडार का मतलब रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। मान लीजिए कि नीचे से कोई, जैसे कई बार क्या होता है, कोई मिसाइल चल के, मतलब ये जब फाइटर जेट उड़ रहे होते हैं ये उनसे ऊपर उड़ रहा होता है, अमेरिकी राष्ट्रपति जब चल रहे होते हैं तो ये उनसे ऊपर चल रहा होता है कि कहीं कोई मिसाइल इनकी तरफ तो नहीं आ रही। तो ये रडार की भूमिका में पूरी तरह देखता चलता है कि कहीं कोई हमला तो हमारे फाइटर जेट्स पर नहीं हो रहा। ईरानियों ने इसी को मार दिया। मतलब ये अपने आप में ये घटना घटी जो अमेरिका के लिए एक शर्मनाक घटना कहलाई। ईरानियों ने इसी जहाज को, जो कि मिडिल ईस्ट के अंदर, वेस्ट एशिया के अंदर तैनात किए गए थे, उनमें से एक जहाज इनके द्वारा मार दिया गया, जिसकी कीमत $700 मिलियन बताई जाती है। अवाक सिस्टम दुनिया को अमेरिका यही कहकर बेचता है कि अगर दुनिया पर नजर रखनी है तो हमारी बाज की आंख अवाक है, उसे ले लो। इन्होंने आंख फोड़ दी। सऊदी के बेस पर ही इन्होंने इसके 2 टुकड़े कर दिए। ये अपने आप में सऊदी बेस पर किया हमला था। ईरान ने इसे बढ़िया से सेलिब्रेट किया और बाकायदा ईरान ने सेंटकॉम के उस मैसेज का भी फैक्ट चेक के नाम पर मजाक उठाया कि लीजिए सर, आपका हमने बिल्कुल वैसे ही, जैसे आपका गेराल्ड आर फोर्ड जिसमें आपने कहा था टॉयलेट का पानी खराब हो गया इसलिए हम पीछे लेके जा रहे हैं, कह देना इस जहाज के अंदर भी पानी खराब हो गया, हम पीछे लेकर जा रहे हैं। फोड़ दिया हमने आपके गेराल्ड आर फोर्ड को भी और इसको भी। ईरानियंस ने बाकायदा यह भी बताया कि अमेरिका को लगातार बिलियंस ऑफ डॉलर का इसकी वजह से नुकसान हो रहा है। पर डे अमेरिका $1 बिलियन के नुकसान में है, उसे लगातार युद्ध का खर्च देना पड़ रहा है। इन सभी चीजों के बीच में मसूद पजेश्कियन ने बाकायदा, मतलब ईरान के राष्ट्रपति ने अमेरिकियों को से कहा है कि अमेरिकियों, आप ये युद्ध अमेरिका के लिए नहीं लड़ रहे हो, इजराइल के लिए लड़ रहे हो। असल में जो ट्रंप हैं वो असल में एक इजरायली किंग हैं जो अमेरिकियों पर राज कर रहे हैं। आपको जो नो किंग प्रोटेस्ट आप कर रहे हो उसका कोई औचित्य नहीं है। असल में वो इजराइल के लिए लड़ाई लड़ रहा है, अमेरिका के लिए नहीं लड़ रहा। बाकायदा ईरान पूरी दुनिया को यह बताना चाहता है कि ये इजराइल का जंग है, ईरान अमेरिका तो इसमें जबरदस्त तरीके से लटका हुआ है।
इसके अलावा ईरान ने और मजाक बनाते हुए कहा, जब ईरान के ऊपर हमला हुआ और यह कहा गया कि हमने लाइट उड़ा दी इनकी, तो ईरान ने फिर से एक तस्वीर जारी करके कहा कि घंटे भर में हमने अपनी लाइट फिर से बहाल कर ली है। कुल मिलाकर के युद्ध का दौर जारी है, कोई शांति नहीं है। शांति वार्ता के बीच में बढ़िया हमले हो रहे हैं। अवाक जैसे सिस्टम, जिस दिन यहां पर पाकिस्तान में शांति वार्ता हो रही है उसी समय पर अवाक सिस्टम उड़ा दिया जाना, यह अपने आप में दिखाता है कि ईरान कोई शांति के अंदर रुचि नहीं रखता। उसका केवल एक उद्देश्य है और वो ये कि अमेरिका इनको नुकसान की भरपाई करे और वो पूरी तरह से युद्ध के लिए आगे उतर कर आए। देखना होगा आगे इस दिशा में क्या होता है। उम्मीद है कि आपको ये सारी जानकारी, हालांकि थोड़ा सा सेशन लंबा हो गया, उम्मीद है कि आप तक ये जानकारी पहुंची होगी, आपको जानकारी समझ में आई हो तो साथियों से साझा करें। और हां, कमेंट बॉक्स के अंदर वेबिनार ज्वाइन करने का लिंक दिया हुआ है, जिसमें इस बार की वेबिनार के अंदर आपको आपकी प्रोफाइल वाली जो वेबसाइट है वो बनाना सिखाया जाएगा। आप अपना लिंक अपने किसी जानने वाले को शेयर कर सकते हैं। वो जानकारी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इस रविवार के दिन वेबिनार के अंदर सिखाई जाएगी। अपना ख्याल रखें। बहुत बहुत